स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज से हम शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की। इसके पिछले वीडियो में मैंने जनजातीय विद्रोह के संबंध में सारी बातें आपको बता दी थी और एक तरीके से पिछले वीडियो तक हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। मतलब जब हम काकतीय वंश की शुरुआत करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है, लेकिन काकतीय वंश मध्यकालीन इतिहास से होते हुए आधुनिक इतिहास में भी कुछ पोर्शन हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, काकतीय वंश की शुरुआत होते हुए और जब हम अंतिम राजा के तौर पर देखते हैं तो कुल मिलाकर आने वाले 25 राजा मध्यकालीन इतिहास से होते हुए प्रवेश कर जाते हैं आधुनिक इतिहास में छत्तीसगढ़ के संबंध में। ठीक है, तो एक तरीके से कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में या भारत के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक इतिहास की शुरुआत तकरीबन कौन से ईस्वी से मानी जाती है। तो याद रखिएगा आप, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आधुनिक इतिहास की शुरुआत तकरीबन 1739 ईस्वी के आसपास से मानी जाती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, इसके पहले काकतीय वंश पढ़ रहे थे, मध्यकालीन इतिहास से शुरू किया था तो उसको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ले रहे थे, लेकिन 1741 से जो भी राजा काकतीय वंश के हुए उसे हम मान सकते हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन एक कंबाइंड फॉर्म में अगर काकतीय वंश की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए अब टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 ईस्वी से शुरू होगा और यहीं से माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए देखिएगा, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 से 1818 ईस्वी, ये आप नोट करेंगे। बस्तर के काकतीय वंश के अंतर्गत हम देखें कि बस्तर वाले क्षेत्र में अलग ही प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, जहां पर मराठों का भी शासन था और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कब मराठा और अंग्रेज संयुक्त रूप से शासन करेंगे, एक टाइमलाइन मैंने पूरा बता दिया था। अब हम बारी बारी से क्लियर करेंगे कि कब मराठा है, फिर अंग्रेज आए, फिर मराठा है, इस तरीके से पूरा टाइमलाइन देखने वाले हैं। तो देखिएगा 1741 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित हुआ। ठीक है, बस्तर में शासन कर रहा था काकतीय वंश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था कलचुरी वंश। एक बार फिर से हम रिमाइंड करते हैं पिछला पढ़ा हुआ। तो इस समय रतनपुर में कलचुरी वंश के रघुनाथ सिंह राजा शासन कर रहे थे, 60 वर्ष के थे। ठीक है, तो एक तरीके से शासन में उनका ध्यान नहीं था, इस बात का फ़ायदा उठाया मराठों ने और जो आक्रमण किया क्या कहना चाहिए, मराठा सेनापति जिसका नाम था भास्कर पंत, इसी समय आक्रमण हुआ रघुनाथ सिंह के समय। ठीक है, और भास्कर पंत ने जब आक्रमण किया तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ में ही आक्रमण करना है ऐसा उसका उद्देश्य नहीं था। भास्कर पंत उड़ीसा अभियान में निकला हुआ था, रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ गया, मतलब रतनपुर पड़ गया और उन्होंने पाया कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ढीली चल रही है, तो मौके का फ़ायदा उठाकर भास्कर पंत ने यह वाले क्षेत्र भी कब्जे में ले लिया। मराठा सेनापति भास्कर पंत रहे। ठीक है, शासन था किसका, रतनपुर में कलचुरी, शासक का नाम रघुनाथ सिंह, तो कब्जे में हो गया एक तरीके से। ठीक है, 1741 की बात है। और फिर उन्होंने क्या किया कि भी थोड़ी दया दृष्टि दिखाई और रघुनाथ सिंह को कहा कि आप शासन कर लीजिए। रघुनाथ सिंह के बाद उसका पुत्र हुआ, ठीक है, मोहन सिंह। मोहन सिंह को कुछ समय के लिए या कुछ क्षेत्र को, देखिए बहुत सारी चीज़ें उसकी भी हड़प ली, लेकिन कुछ क्षेत्र दे दिए कि भाई आप इस क्षेत्र की लगान वसूली कीजिए और अपना जीवन यापन कीजिए। लेकिन अंतिम रूप से 1757 वो समय है जब मराठों ने पूरी तरीके से यह जो रतनपुर वाला क्षेत्र है या कलचुरी वंश से सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली, 1757 ईस्वी। इसी कारण हम देखते हैं कि जो पहला मराठा शासक जब आए जिनका नाम था बिंबाजी भोसले, उनकी शुरुआत 1757 या 1758 ईस्वी में होती। ठीक है, 1757 में क्या किया, मराठों ने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ का शासन अपने हाथों में ले लिया। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। और रायपुर की भी शाखा थी कलचुरियों की। रायपुर की शाखा के समय, उस समय शासन कौन कर रहे थे, कलचुरी की रायपुर शाखा के अंतर्गत इसी समय जब मराठों का आक्रमण हुआ, अमर सिंह। और अमर सिंह का फिर पुत्र हुआ शिवराज सिंह।
ठीक है, ये बातें हमने पूरी देख ली थी। तो 1750 तक अमर सिंह को शासन करने का अधिकार दिया, फिर 1757 तक शिवराज सिंह को कुछ क्षेत्र दिए, और फिर अंतिम रूप से रतनपुर और रायपुर दोनों से सत्ता अपने हाथों में ले ली मराठों द्वारा। ये पूरा हमने एक रिवाइज कर लिया है पुराने क्लास से। तो देखिए 1741 से 1757 तक मराठों का अप्रत्यक्ष शासन था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन था, जिसके अंतर्गत आने वाले कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह और कौन, मोहन सिंह, ठीक है, रतनपुर में, और रायपुर में अमर सिंह और शिवराज सिंह, ठीक है। तो 1757 तक एक तरीके से कलचुरी वंश के शासक को ही दे दिया कि भाई आप शासन कीजिए लेकिन हमारे अधीन रहकर। तो इसको दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, 1741 से 57, फिर 1757 से 1818, ये दो भाग में बांट लिया हमने। क्लियर है, अप्रत्यक्ष शासन, फिर 1757 से प्रत्यक्ष शासन। चलिए तो प्रत्यक्ष शासन की बात करेंगे मराठों की छत्तीसगढ़ में। देखिए सबसे पहले शासक होंगे प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत बिंबाजी भोसले, 1757 1758 से 1787 तक। मतलब एक तरीके से देखिए 1757 में हस्तांतरण हो गया था पूरा छत्तीसगढ़ का सत्ता मराठों के अधीन, ठीक है। लेकिन बिंबाजी भोसले को शासन मिलते मिलते समय हो गया 1758, और बिंबाजी भोसले के पिताजी का नाम था रघुजी प्रथम, जो नागपुर सत्ता के शासक थे, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए ये भोसला शासन हो रहा है, मराठा शासन हो रहा है। मराठा शासन के अंतर्गत कौन सा, भोसला शासन। समझिए ये जो मराठा आए थे कहाँ से आए थे, नागपुर में, और नागपुर में किस मराठा का शासन चल रहा था, भोसले मराठा का शासन चल रहा था। तो वही भोसले शासक जो है नागपुर से आए रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। तो नागपुर में मराठा साम्राज्य का जो गद्दी था वो किसके हाथ में था, रघुजी प्रथम के। और रघुजी प्रथम के 4 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र बिंबाजी भोसले, और बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ की सत्ता दी गई, और अन्य 3 पुत्रों को अलग अलग सत्ता दी गई अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रघुजी प्रथम के पुत्र 4, उसमें से एक बिंबाजी भोसले। अब देखिए भाई बिंबाजी भोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र दिया गया शासन करने के लिए रघुजी प्रथम के द्वारा, लेकिन एक तरीके से खुश नहीं थे ये, ठीक है, क्योंकि इनकी ये अवधारणा थी कि छत्तीसगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर के लोग आदिवासी हैं, कुछ नहीं जानते, एक तरीके से जंगल में रहने वाले लोग हैं, इस तरीके से इनकी अवधारणा थी। तो छत्तीसगढ़ में आने के लिए ये बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, वो नागपुर में रह के ही कोई कार्य करना चाहते थे या सत्ता संभालना चाहते थे, ठीक है। लेकिन किसी तरीके से ये छत्तीसगढ़ में आए क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। तो फिर जब छत्तीसगढ़ में आए तो धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए इन्होंने खुद को अपने अनुरूप, मतलब छत्तीसगढ़ के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो शासन व्यवस्था था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वो काफ़ी लोकप्रिय साबित हुआ। मतलब बिंबाजी भोसले मराठा थे, नागपुर के मराठा थे, नागपुर के भोसले थे, ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय साबित हुए अपनी प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर। बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिनसे जनता जो इनसे प्रसन्न रही, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक एवं छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, 1758 से या 57 से। राजधानी रतनपुर में ही इन्होंने बनाई, क्योंकि रतनपुर मुख्य सत्ता केंद्र था कलचुरियों का, और वहीं पर फिर मुख्य सत्ता केंद्र बना लिया किसने, मराठों ने भी, तो रतनपुर, ठीक है। नियमित न्यायालय की स्थापना की, ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे, न्याय प्रणाली के लिए एक नियमित न्यायालय की स्थापना की बिंबाजी भोसले ने। क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की, देखिए, परगना पद्धति के सूत्रधार, ध्यान में रखिएगा, ठीक। राजनांदगांव और खुज्जी नामक 2 जमींदारी का निर्माण कराया अलग से, ठीक है, पहले भी बहुत सारी जमींदारियां थी, उसके अलावा राजनांदगांव और खुज्जी नामक 2 जमींदारी का निर्माण करवाया। जितनी बातें बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिंबाजी के संबंध में, ठीक है, क्योंकि एकलौते यही मराठा शासक होंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं लाई, ठीक है, बहुत सारी सांस्कृतिक बातें लाई, ठीक है, और एक तरीके से काफ़ी अच्छे से शासन किया यहाँ पर, और जनता भी इससे खुश रही। इनकी जो भी व्यवस्थाएं थी, कार्य प्रणाली थी,
उनसे जनता खुश रही। ठीक है, तो एक तरीके से एकमात्र शासक जो लोकप्रिय हुए मराठा शासन के अंतर्गत। प्रशासनिक दृष्टि से रायपुर और रतनपुर का एकीकरण किया इन्होंने। ठीक है, और फिर उस पूरे क्षेत्र को, मतलब रतनपुर और रायपुर का एकीकरण कर दिया, दो अलग अलग शासन क्षेत्र थे, एकीकरण कर दिया और फिर उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र को छत्तीसगढ़ राज्य कहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी बस्तर वाला भाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी आपको ध्यान में रखना है क्या, रायपुर और रतनपुर का एकीकरण किया और छत्तीसगढ़ राज्य की इसको संज्ञा दी। ठीक है, आगे देखें जिम्मेदारियां। अब जमींदारियां जो है, कुछ कुछ जमींदारियां बिंबा जी का विरोध भी करती रही। कौन कौन सी जमींदारियां हैं जो बिंबा जी का विरोध करती रही, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जमींदारियां जिन्होंने बिंबा जी का विरोध किया, पहला है खैरागढ़। खैरागढ़ ने बिंबा जी का विरोध किया, खैरागढ़ जमींदारी, और इसी कारण, विरोध करने के कारण, मतलब जो टकोली वसूला जाता था, इन्होंने कोई कर नहीं बढ़ाया था, जो पहले से थे वही कर चलाया। ठीक है, तो एक तरीके से जनता खुश थी कि भाई और कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी जो मराठा शासन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और उसके बाद उन्होंने टकोली देने से मना किया या विरोध किया टकोली का। किसको? मराठा को, कि भाई हम टकोली नहीं देंगे या मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। तो जब खैरागढ़ ने टकोली देने से मना किया तो फिर क्या किया बिंबा जी ने, और उल्टा टकोली बढ़ा दिया खैरागढ़ जमींदारी का। ठीक है, और सर्वाधिक टकोली खैरागढ़ से फिर वसूली जाती थी विरोध के कारण। कितनी? 24,000 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे खैरागढ़ के संबंध में। कोरबा जमींदारी ने भी बिंबा जी का विरोध किया। विरोध करने के कारण कोरबा पर 5,000 रुपये का दंड लगाया गया और साथ ही साथ पूरी की पूरी जमींदारी जब्त कर ली गई। ये ध्यान रखेंगे आप कोरबा के संबंध में। मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, रुष्ट हो गए बिंबा जी कोरबा जमींदारी से। 5,000 दंड तो लगाया ही, पूरा पूरा जमींदारी भी जब्त कर लिया, खत्म हो गया कोरबा जमींदारी यहाँ से। अगला जमींदारी कांकेर जमींदारी। ठीक है, इसके संबंध में ऐसा याद नहीं रखना है कि कांकेर जमींदारी ने विरोध किया। इसके संबंध में आपको ये ध्यान में रखना है कि कांकेर जमींदारी जो था वो बिंबा जी को नगद राशि या नगद टकोली नहीं देता था। कांकेर जमींदारी बिंबा जी को नगद राशि नहीं देता था, तो क्या देता था? 500 घुड़सवार सैनिक की मदद देता था कांकेर जमींदारी बिंबा जी को। 500 घुड़सवार सैनिकों की मदद प्रोवाइड करवाता था कांकेर जमींदारी बिंबा जी को। ठीक है, धमधा जमींदारी के बाद में बारे में याद रखिए कि धमधा जमींदारी ने बहुत ही पुरजोर विरोध किया बिंबा जी का। फिर बिंबा जी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया धमधा पर। ठीक है, धमधा पर। अब धमधा पर आक्रमण कर दिया और एक तरीके से जो इनके जमींदार थे, अपने आप को पराजित होने के डर से, मतलब पता चल गया था कि पराजित होने वाले, तो पराजित होने के डर से जो धमधा के जमींदार थे, उन्होंने पत्नी के समेत, अपने पत्नी के साथ जल समाधि ले ली। ठीक है, वहीं पर जो भी तालाब रहा होगा वहाँ पर जल समाधि ले ली इन्होंने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जमींदारियों के बारे में आप विशेष बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य क्या करवाए? तो देखिए, दशहरा में सोन पत्ती देने की प्रथा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में बिंबा जी भोसले ने ही की। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पत्ती या स्वर्ण पत्र कह सकते हैं, या सोन पत्ती जिसे हम कहते हैं, दशहरा में जो देते हैं सोन पत्ती एक दूसरे को, उसकी छत्तीसगढ़ में शुरुआत बिंबा जी ने भोसले ने ही की थी। बिंबा जी भोसले ने की थी। ठीक है, दशहरा में, विजयदशमी में क्या क्या मंदिर का निर्माण करवाया? तो देखिए, राम टेकरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोबा मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने रतनपुर में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, सारे याद रखिएगा। राम टेकरी मंदिर तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रतनपुर में इतने मंदिरों का निर्माण करवाया इन्होंने। तो एक तरीके से धार्मिक सहिष्णु भी थे। सिर्फ मराठा साम्राज्य फैलाना है या मराठों को ही एक तरीके से प्रोत्साहन देना है, ऐसा नहीं था। छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त धर्मों के लिए इन्होंने समान कार्य किया, समान रूप से कार्य किया, सभी के हित को ध्यान में रख के कार्य किया, इसी कारण लोकप्रिय हुए। ठीक है, एक और बात ध्यान में रखेंगे धार्मिक बात से रिलेटेड, और वो ये है, दुद्धाधारी मंदिर का निर्माण में इन्होंने सहयोग प्रदान किया है। दुद्धाधारी मंदिर के निर्माण में इन्होंने सहयोग प्रदान किया। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि इन्होंने दुद्धाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। ठीक है, तो जो भी बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा।
अब इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो गई 1787 में, ठीक है, मृत्यु हो गई 1787 में, और एक तरीके से लोकप्रिय थे तो छत्तीसगढ़ की जनता को भी काफ़ी दुख हुआ। 1787 में इनकी मृत्यु हुई। अब ध्यान रखिएगा, इनकी 3 पत्नियां थी, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई, महत्वपूर्ण है, ठीक। इनकी मृत्यु होने के बाद, मतलब बिंबा जी की मृत्यु होने के बाद उमाबाई इनके साथ सती हो गई, मरने के बाद सती हो गई, ठीक है। और फिर इनके सती हो जाने के बाद रतनपुर में ही सती चौरा का निर्माण करवाया गया। ध्यान रखेंगे, तो सती चौरा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है बिंबा जी की पत्नी उमाबाई से संबंधित है, क्योंकि बिंबा जी के मृत्यु के पश्चात उमाबाई जो है वो सती हो गई थी रतनपुर में, तो रतनपुर का सती चौरा ध्यान रखेंगे, ठीक है, उमाबाई की याद में बनवाया गया, निर्माण करवाया गया, ठीक। रमाबाई जो है वो पति के मृत्यु के दुख में वन चली गई, ठीक है। आनंदीबाई ने आगे सत्ता की बागडोर संभाली, ठीक, तकरीबन 3 साल का समय इन्होंने संभाला सत्ता की बागडोर, ठीक है, मतलब एक क्षेत्र में रहकर, रतनपुर क्षेत्र में रहकर। लेकिन इसके बाद जस्ट आ जाएंगे कौन, चिमड़ा जी तो आएंगे, लेकिन इनके संबंध में कोई बात याद में नहीं रखनी है, डायरेक्ट हमको याद रखना है व्यंकोजी भोसले, ठीक है। तो एक तरीके से आनंदीबाई चूंकि बागडोर संभालना चाह रही थी, लेकिन शासन के तौर पे आ गए कौन, जस्ट उसके बाद व्यंकोजी भोसले। तो आनंदीबाई और व्यंकोजी भोसले के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रही, ठीक है, इनके मध्य कुछ संघर्ष भी हुए, ठीक है, आनंदीबाई और व्यंकोजी भोसले। चलिए दूसरे शासक के तौर पे आपको नाम याद रखना है चिमड़ाजी भोसले, ठीक है। इनका शासन छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है, बहुत ही कम समय के लिए ये आए थे और तुरंत ही, मतलब कहना चाहिए चले भी गए, मतलब इनका शासन के संबंध में छत्तीसगढ़ से बात ध्यान में नहीं रखनी है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा दूसरा नाम मराठा शासक के संबंध में वो है चिमड़ाजी भोसले, ठीक है। अगले शासक जो महत्वपूर्ण होंगे उनका नाम है व्यंकोजी भोसले, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए 87 में मृत्यु हो गई और जस्ट इसके बाद व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ का शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। हालांकि इसके पहले चिमड़ाजी आ रहे हैं, इनके संबंध में कोई बात ध्यान में नहीं रखनी है, ठीक। और आनंदीबाई एक तरीके से छत्तीसगढ़ में रह के बागडोर संभाल रही है, लेकिन मराठा शासन नागपुर के अधीन है, अभी भी ध्यान रखिएगा, अभी भी नागपुर के अधीन है। तो नागपुर में जो मुख्य होगा वो सत्ता का संचालन करेगा। तो कौन थे, व्यंकोजी भोसले नागपुर में। तो छत्तीसगढ़ को संभालने के लिए ये नियुक्त हुए व्यंकोजी भोसले, ठीक है। 1787 से 1815 ईस्वी तक इनका शासन रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष शासन रहा, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष शासन रहा। फिर से मतलब व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ के सत्ता का संचालन नहीं किया, जबकि ये नागपुर में रहकर ही छत्तीसगढ़ की सत्ता का संचालन करने लगे। इस कारण इनको कहा जा रहा है कि व्यंकोजी भोसले ने नागपुर में रहकर अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन किया, ठीक है। दूसरा नाम आप ध्यान रखिएगा चिमड़ाजी, यानी कि इनके संबंध में कोई बात ध्यान में नहीं रखनी है, जैसे ही आए चलेगा तुरंत, ठीक है। इस कारण इनके संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है व्यंकोजी भोसले, ठीक है। अप्रत्यक्ष शासन हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया नागपुर में रहकर शासन का संचालन करेंगे। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति। अब देखिए नागपुर में रह के सत्ता का संचालन करना है, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में छत्तीसगढ़ में कोई तो होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की, और सूबेदारों की नियुक्ति की कहाँ पर प्रशासन शासन करने के लिए, क्या कह रहे हैं, सूबा में शासन करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कह रहे हैं कि सूबेदारी है, ये सूबेदारी पद्धति की शुरुआत की इन्होंने, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सूबेदार नियुक्त किया इन्होंने सूबेदारी पद्धति के तौर पे शासन करने के लिए, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सूबेदार पद्धति या सूबेदार की नियुक्ति की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सूबेदार पद्धति की शुरुआत हुई। अपने कार्यकाल के दौरान मात्र 3 बार रतनपुर में आए, शासन संचालन को देखने के लिए, जिस वजह से भी मात्र 3 बार छत्तीसगढ़ में आए। बाकी पूरा सत्ता जो है किनके हाथों में सौंप दिया,
जो सूबेदार नियुक्त होते थे सूबा में शासन करने के लिए, उनके हाथों पे सौंप दिया। मतलब और उन्होंने ये कहा सूबेदार उस पद्धति से नियुक्त किए जाएंगे कि जो जितना ज़्यादा वार्षिक कर प्रदान करेगा नागपुर को, मतलब व्यंकोजी को, वह सूबा के पद पर नियुक्त हो सकता है, सूबेदार के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो एक तरीके से फिर क्या हो गया कि सूबेदार जो है ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने लगे छत्तीसगढ़ की जनता का, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेज पाएंगे नागपुर में, और जो ज़्यादा पैसा देने का वादा करता था उसे ही सूबेदार नियुक्त किया जाता था। बात समझ में आई? तो एक तरीके से भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था इस समय फिर। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान में रखें व्यंकोजी भोसले के संबंध में। आगे देखिए, अगले चौथे शासक पुरुषाजी या परसोजी, मृत्यु हो गई व्यंकोजी भोसले की। ठीक है, उस समय नागपुर में अब जो सत्ता था वो किसके हाथ में था? रघुजी द्वितीय के हाथ में। ठीक है, देखिएगा पहले रघुजी प्रथम, फिर आगे रघुजी द्वितीय, नागपुर के सत्ता का संचालन। ठीक, रघुजी द्वितीय किसके बाद? व्यंकोजी के बाद नागपुर में। और इसी रघुजी द्वितीय के पुत्र थे कौन? पुरुषाजी, परसोजी। ठीक, और इनका एक अलग नाम था बाला साहब। रघुजी की मृत्यु हुई, पुरुषाजी नागपुर में ही रहे, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद पुरुषाजी या परसोजी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके संबंध में ज़्यादा कोई विशेष बात आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अगला नाम ध्यान में रखना है अप्पा साहब भोसले। ठीक, अप्पा साहब भोसले 1816 से 1818 ईस्वी, 1816 से 1818 ईस्वी। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली इन्होंने, ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों के अधीन जाने वाली बात हो गई एक तरीके से। ठीक, इसके शासन के समय सूबेदार कौन कौन थे? देखिए, सूबा पद्धति आ गई थी, सूबेदार नियुक्त हो गए थे व्यंकोजी भोसले। सूबा शासन कब तक चलेगा? 1818 तक चलेगा। सूबा पद्धति चलेगा 1818 तक। ठीक है, सूबा शासन पद्धति 1818 तक चलेगा। 1815 में मृत्यु हो गई व्यंकोजी भोसले की, 3 साल इसके बाद और रहेगा। ठीक है, जो किसका समय रहेगा छत्तीसगढ़ में? अप्पा साहब भोसले। ठीक, तो इसके समय जो सूबेदार थे कौन कौन थे? सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। इसके समय मतलब इन्होंने क्या किया, फिर से वही बात की, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए तो सूबेदार से ज़्यादा पैसे की मांग होने लगी, और जो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था उसको तुरंत पद से हटा दिया जाता था, उस सूबेदार को तुरंत पद से हटा दिया जाता था। तो एक तरीके से देखेंगे कि बहुत ही कम समय में बार बार सूबेदार चेंज होते गए, क्योंकि पैसा पटाते नहीं गए सूबेदार, है कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनके बहुत ही कम समय के शासन के दौरान ही सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर सूबेदार नियुक्त हुए, बार बार परिवर्तित होकर सखाराम हरी को फिर हटा दिया, फिर सीताराम टाटिया को हटा दिया, फिर आगे यादवराव दिवाकर, इस प्रकार से चलता रहा। ठीक है, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सीताबर्डी, अब देखिए सहायक संधि तो कर, लेकिन बाद में कुछ शासन को लेकर फिर मतभेद हुए होंगे अंग्रेजों और अप्पा साहब के बीच में। फिर क्या हुआ, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सीताबर्डी जो नागपुर में है वहाँ पर लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, और फिर एक तरीके से ये हार गए, पराजय हो गई अप्पा साहब की। ठीक है, तो अब कोई बचा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, अब छत्तीसगढ़ इसके बाद से अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 31 मई 1818 ईस्वी को जेनकिन की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, और ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत 1818 से 1830 तक अब छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। मराठा प्रशासन हो गया समाप्त, कब? 1818 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। 1818 से 1830 अंग्रेज शासन चलेगा छत्तीसगढ़ में, फिर 1830 से 1854 वापस से मराठा शासन आ जाएगा वापस छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1741 से 1818 तक मराठा शासन, 1818 से 1830 ब्रिटिश नियंत्रण छत्तीसगढ़ में, और 1830 से 1854 ठीक है फिर से पुनः मराठा शासन होगा छत्तीसगढ़ में। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे सूबेदारी पद्धति को लेकर, मतलब कितने सूबेदार नियुक्त हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से सूबेदार नियुक्त थे उनके बारे में पढ़ना डिटेल में काफ़ी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।